जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसी भी प्रत्यक्ष चीज़ को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका में हालात बदले हैं, वो आपको बताता है कि किस तरीके से आपको किसी भी प्रलोभन के ऊपर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। चाइना ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाया, उसको काफ़ी सारा पैसा दिया और बोला कि भाई हमें 99 साल के लिए ये चाहिए, 99 साल के लिए वो चाहिए। श्रीलंका को भी पैसा मिलता दिख रहा था और भारत उसको बुरा लगने लगा कि भाई नहीं, भारत तो हमारी कोई मदद ही नहीं कर रहा है, वहीं चाइना हमारी इतनी मदद कर रहा है। तो ऐसे में उसका झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता गया। लेकिन इन सब पूरे कालखंड के समाप्त होते होते आज श्रीलंका की जो कंडीशन आ चुकी है, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस देश में परीक्षा सिर्फ इसीलिए कैंसिल कर दी गई क्योंकि वहाँ पर कागज़ खरीदने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं बचे। अब ऐसा कैसा चक्कर चला है चाइना ने कि श्रीलंका की आज ये कंडीशन हो गई है और श्रीलंका क्यों उसकी मदद नहीं कर रहा है, बस इसी सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका की हालत खस्ता हो चुकी है। वहाँ महंगाई इतनी चरम पर है कि गरीब अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। देश के हालातों से मजबूर नागरिक पेट भरने के लिए भारत की ओर रुख करना है। 22 मार्च को 16 से ज़्यादा श्रीलंकाई पानी के रास्ते तमिलनाडु उतरे थे। ये लोग मन्नार और जाफना के हैं। राज्य के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ये बस शुरुआत है। हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में भारत के यहाँ 2000 शरणार्थी आए। खुद श्रीलंका की राजनीतिक पार्टी एलएम पीपुल्स रेवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट का नेतृत्व करने वाले सुरेश प्रेमचंदन ने कहा है कि महंगाई की वजह से मजदूर संघर्षरत हैं। अर्थव्यवस्था अगर स्थिर नहीं होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश छोड़ सकते हैं। बता दें कि साल 2020 में कोरोना के बाद श्रीलंका पर कर्ज का भार बढ़ना शुरू हो गया था। सबसे पहले तो उसकी आय का मुख्य स्रोत जो कि पर्यटन है, उस पर रोक लगी और फिर सरकार की कर्ज लेने की नीतियों ने इस हाल को और भी ज़्यादा चिंताजनक बना दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि श्रीलंका जो है वो ज़रूरी सामानों के लिए आयात पर निर्भर होता है, चाहे वो खाना हो, कागज़ हो, चीनी हो, दाल हो, दवाई हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के उपकरण हो, हर चीज़ बाहर से ही आती है। लेकिन अब श्रीलंका पर इतना भी पैसा नहीं है कि वो इन सामानों के लिए पहले का ऋण चुका सके। मौजूदा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस साल श्रीलंका को करीब $6 बिलियन का बकाया कर्ज चुकाना है, जिसमें $1 बिलियन का सॉवरेन बॉन्ड भी है। लेकिन फरवरी के आखिर तक उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $2.31 बिलियन की विदेशी मुद्रा थी। देश के हालात इतने नीचे गिर गए हैं कि पेपर स्याही की कमी के कारण पिछले हफ्तों में श्रीलंकाई सरकार को स्कूल एग्जाम कैंसिल कराने पड़े, जिसकी वजह से 45 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। वहीं 1000 बेकरी देश में रसोई गैस ना मिल पाने के कारण बंद हो गई। कुछ को केरोसिन की मदद से चलाया जा रहा है। दूध की कीमतें करीब 2000 रुपये हो चुकी हैं। 400 ग्राम दूध 790 रुपये का आ रहा है। इसी तरह चावल चीनी भी यहाँ पर 290 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अनुमान है कि ये दाम एक हफ्ते में 500 रुपये तक बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हाल ऐसा रहा तो भारत कैसे श्रीलंका की मदद करेगा या फिर कर रहा होगा। तो बता दें कि भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों की मदद करना हमेशा से प्राथमिकता रहा है। इसी के चलते उन्होंने जनवरी के बाद से श्रीलंका को $2.4 बिलियन की मदद करी है। वहीं 17 मार्च को भी भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा करी। श्रीलंका ने अपनी चरमराई हालत से उबरने के लिए भारत की तरह कई देशों से कर्ज लिया है, मगर उनके ऊपर चीन का कर्ज पहले से ही इतना ज़्यादा है कि वो पूरे देश को खोखला कर रहा है। शुरुआत में इस कर्ज को श्रीलंका ने बुनियादी ढांचे सुधारने, ज़्यादा रोजगार, बढ़िया आय, आर्थिक स्थिरता की उम्मीदों के साथ चीन से लिया था और यहीं श्रीलंका ने सारी गलती कर दी। पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि कैसे चीन विस्तारवादी नीतियों से अन्य देशों को अपने अधीन करने की नीयत से आगे बढ़ता आया है, मगर कर्ज देकर खोखला करने की उसकी नीति पिछले कुछ सालों में देश में नजर आई है। बात सिर्फ श्रीलंका की नहीं है, आप पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश को भी देखिए या फिर युगांडा जैसे छोटे देश को। हर जगह चीन ने कर्ज के नाम पर अपना दबदबा बनाया है। श्रीलंका में भी चाइना ने पुल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, औद्योगिक कस्बे, एलएनजी आदि को विकसित करने के प्रस्तावों के साथ एंट्री की थी। हालांकि विकास क्या हुआ इसकी खबरें कम आई, लेकिन कर्जदारों की लिस्ट में श्रीलंका ही टॉप देशों में पहुंच गया। केवल चीन का उस पर $5 बिलियन का कर्ज है। पिछले साल उसने अपने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए बीजिंग से अतिरिक्त $1 अरब का ऋण मांगा था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। बावजूद इसके हाल में खबर आई थी कि चीन फिर से श्रीलंका को $1.5 बिलियन का नया कर्ज देने पर विचार कर रहा है। चीन के राजदूत ची जैनहैंग ने सोमवार को बताया कि चीन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को $50 करोड़ का कर्ज देने की पेशकश की है। इसके अलावा $1 बिलियन के कर्ज के लिए श्रीलंका सरकार ने अनुरोध किया है, जिस पर वो विचार कर रहा है। ची से जब पूछा गया कि क्या वो श्रीलंका की ऐसी परेशानी को देखते हुए अपने कर्ज चुकाने की समय सीमा को आगे बढ़ाएंगे, तो चीनी राजदूत ने स्पष्ट जवाब देने की बजाय कहा कि उनका मकसद समस्या का समाधान है, पर इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि चीन के साथ श्रीलंका पर जिनके सबसे ज़्यादा कर्जों का भार है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान है। चीन विदेश मंत्री वांग से तो पिछले दिनों श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कर्ज चुकाने की अवधि फिर बढ़ाने के लिए गुजारिश भी करी थी। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने बताया कि उन्हें $50 करोड़ तक इस साल को चुकाने हैं। इसके अतिरिक्त इम्पोर्ट की जो कीमतें चुकानी हैं वो बोझ अलग है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से आर्थिक संकट को हल करने पर विचार करेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका दूसरे स्रोतों से भी कर्ज लेने का प्रयास कर रहा है। मालूम हो कि श्रीलंका की चरमराई हालत के लिए जो बार बार चीन को दोषी माना जा रहा है, वो आरोप भी निराधार नहीं है। जो लोग चीन की विस्तारवादी नीति को समझते हैं, उन्हें अंदाजा है कि कैसे सीमा के भीतर आकर चीन देशों को कमजोर करने का काम करता है। श्रीलंका के मामले में उसने ये सब कर्ज देकर किया। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम पर कुछ समय पहले खबर आई थी कि चीन का श्रीलंका के हम्बनटोट पोर्ट पर कब्जा है। यह पोर्ट श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया ताकि उन्हें 1.25 अरब डॉलर का कर्ज मिले। हाल में श्रीलंका के इस फैसले के लिए वर्तमान राष्ट्रपति ने पूर्व यूएनपी सरकार को कोसा था कि उन्होंने ये सब किया, जबकि पिछले साल मई की खबर है कि राजपक्षे सरकार ने कोलंबो पोर्ट सिटी कमीशन बिल पारित किया था, जिसमें चीनी विशेषज्ञों अधिकारियों को उन्होंने अपने शासी निकाय में प्रमुख प्रतिनिधित्व के तौर पर काम करने का न्योता भी दिया था। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं अब श्रीलंका के खिलाफ ही जाती हुई दिख रही हैं, और इन चीज़ों से श्रीलंका अगर जल्द नहीं उभरता है तो वहाँ के लोग देश जो छोड़ रहे हैं वो जारी रखेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।